हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो अब तक हम लोगों ने करंट्स की 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारा तीसरा क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है कि इस्पात फ्लैग से निर्मित पहली सड़क ये कहाँ पर बनाई गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस्पात फ्लैग से निर्मित पहली सड़क ये आपका बनाया गया है सूरत में, ठीक है। गुजरात के सूरत शहर में ये बनाया गया है। तो पूरा पढ़ते हैं। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुजरात के सूरत शहर के साथ पत्तन को जोड़ने के लिए इस्पात स्लैग यानी धातु की तलछट या मैल इसका यूज किया गया है सड़क को बनाने में के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया। यह सड़क स्टील स्लैग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से बनी है। वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि गैबॉन और टोंगो बने राष्ट्रमंडल राष्ट्र सदस्य। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे की नई अध्यक्षता में रवांडा की राजधानी किगाली में 20 जून से 25 जून 2022 तक आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में 2 अफ्रीकी देशों, तो ध्यान देंगे ये अफ्रीकी देश है गैबॉन और टोंगा। ये आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से गैबॉन और टोंगा कहाँ पर स्थित है, किस देश का ये किस देश में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अफ्रीकी देश में स्थित है, ठीक है, यानी अफ्रीका में है। तो कह रहा है कि 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल किया गया है। इन दोनों को क्या किया गया है कि राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल किया गया है, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रवांडा वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला आखिरी देश था। टोंगो और गैबॉन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों में अब 56 सदस्य देश हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अब कितने हैं इसमें, तो इसमें 56 सदस्य देश अब हो चुके हैं टोटल, ठीक है। बस इतना ये इम्पॉर्टेंट है कि गैबॉन और टोंगा ये जो दोनों हैं इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है औरंगाबाद अब संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदल के अब संभाजी नगर कर दिया गया है। क्यों किया गया है तो इसको भी हम देखते हैं। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा। तो ये भी ध्यान देंगे कि धाराशिव किसका नाम रखा गया है, तो उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके धाराशिव रखा गया है। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से कर रही थी। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके नाम पर पार्टी का नाम रखा गया। औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के गवर्नर मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। तो हालांकि ये तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नाम से ही पता है कि किसके नाम पर रखा गया होगा। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत DB पाटिल के नाम पर रखने को मंजूरी दी है। तो ध्यान देंगे कि जो नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके भी नाम को बदलने की मंजूरी दे दी गई है, और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो वे किसान नेता थे दिवंगत DB पाटिल के नाम पर। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये औरंगाबाद में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और औरंगाबाद कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1 जुलाई 2022 से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुआ है, जो 12 जुलाई 2022 को पूरी हुई। तो ध्यान देंगे कि ये जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा है ये कहाँ पर पूरा हुआ है, कहाँ पर ये मतलब किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा के पुरी में। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ध्यान देंगे कि किसके बाद निकाली जाती है, तो ये भी आपसे कर देगा। यहाँ पर अमावस्या है तो यहाँ पर पूर्णिमा कर देगा। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि अमावस्या के बीतने के बाद से ये रथ यात्रा शुरू की जाती है। यह यात्रा कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित हुई। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा करवाया गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये गंग राजवंश के राजा थे अनंत वर्मन चोड़गंग, इनके द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। यहाँ से आपका PCS का स्टेटमेंट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहाँ से आपका UPSC का भी स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। और UPSC में क्या करेगा,
बहुत करेगा तो ये 12वीं शताब्दी है, तो यहाँ पर कुछ और कर देगा। ठीक है, ये राजा जो हैं ये गंग वंश के हैं, गंग राजवंश के हैं, तो यहाँ पर चोल वगैरह कर देगा। और यहाँ पर अनंत वर्मन है, तो इसी गंग जो राजवंश है इन्हीं में से किसी और राजा का नाम चेंज कर देगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, ये विशेषकर आपको ध्यान देनी है, क्योंकि चेंज आपका यहीं से करेगा, बाकी आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जगन्नाथ मंदिर ही है, उसके जगह खजुराहो मंदिर नहीं होगा। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर को यमुनिका तीर्थ और सफ़ेद पैगोंडा भी कहा जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा, अब ये 4 धाम तीर्थ यात्रा कौन कौन से हैं? तो एक है आपका बद्रीनाथ, दूसरा है आपका द्वारिका, तीसरा है आपका पुरी और चौथा है आपका रामेश्वरम। इन्हीं का ये एक हिस्सा है। ठीक है, और इसको कहते हैं सफ़ेद पैगोंडा। ध्यान देंगे, सफ़ेद पैगोंडा किसको कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। और ब्लैक पैगोंडा अगर आपसे पूछे तो वो कहते हैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को। ध्यान देंगे, ब्लैक में और सफ़ेद में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर यही स्टेटमेंट चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा कोणार्क मंदिर है तो इसको कर देगा, इसको हम सफ़ेद पैगोंडा कहते हैं। ठीक है, और जो जगन्नाथ मंदिर है उसको कह देगा, इसको ब्लैक पैगोंडा कहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है उसको कहते हैं ब्लैक पैगोंडा, लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर है उसको कहते हैं सफ़ेद पैगोंडा। ठीक है, ठीक है, और ये जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी। और जो जगन्नाथ मंदिर है उसका कब हुआ था? तो उसका हुआ था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर 13वीं है, 13वीं शताब्दी में किसका हुआ है? उड़ीसा कोणार्क का। और 12वीं शताब्दी में किसका हुआ है? जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर का। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये भी गंग राजवंश का ही राजा था, राजवंश के राजा। लेकिन ये कौन थे? तो ये थे नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चेंज होगा, यहाँ पर 12वीं शताब्दी है तो यहाँ पर कर देगा 13वीं शताब्दी। यहाँ पर जो गंग राजवंश के राजा हैं नरसिंह देव, तो यहाँ पर क्या करेगा? अनंत वर्मन कर देगा। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा करके अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसमें भी यही किया है कि ये जो नरसिंह देव हैं यहाँ पर अनंत वर्मन कर दिया है, क्योंकि गंग वंश से ये भी थे, गंग राजवंश से ये भी थे। ठीक है, तो दोनों लोगों द्वारा अलग अलग शताब्दी में, अब दोनों शासक एक साथ तो शासन करेंगे नहीं, तो पहले सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया किनके द्वारा? तो अनंत वर्मन द्वारा। कब करवाया गया? 12वीं शताब्दी में। जब इनका शासन समाप्त हुआ तो इसके बाद से शासन करने आए कौन? नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने करवाया 13वीं शताब्दी में, किसका? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का, जिसको कहते हैं ब्लैक पैगोंडा, और उसको कहते हैं सफ़ेद पैगोंडा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है टी हब 2.0। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, यह दूसरा चरण हैदराबाद के ये छोड़ दीजिए, राज्य सरकार द्वारा इसमें 300 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। ये उद्यमियों को 6MS यानी एक M से क्या होगा? पहले M से होगा आपका मेंटर्स, दूसरे से होगा मार्केट, तीसरे से होगा मोटिवेशन, चौथे से होगा मैन पावर, पांचवें से होगा मनी और छठवें से होगा मेथोडोलॉजीज तक पहुंच प्रदान करते हुए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो अगर आपको ये 6M का मतलब पता नहीं है, अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो भी आपको बहुत कुछ यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सही कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि टी हब। ठीक है, तो टी हब 2.0 और यहाँ पर कह दिया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार ही होता है। और नवाचार लोग किस में करते हैं? जाहिर सी बात है बिजनेस के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप आराम से इसको आंसर को कर ले जाएंगे अगर इतना आपको पता है। और इतना नहीं पूछेगा कि 6M है कि 5M है, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर पूछता भी है तो इतने आप वो हैं, सिंसियर हैं कि ये आराम से निकाल ले जाएंगे इसमें से कि भाई एक उद्यमिता में क्या क्या ज़रूरी होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे।
अब है केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो ध्यान देंगे, ये जो केंद्रीकृत वेतन प्रणाली है ये किन के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो भारतीय तटरक्षक हैं, तटरक्षक बल हैं, इनके लिए इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, सेना के लिए नहीं, भारतीय तटरक्षक बल के लिए, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, इस वेतन प्रणाली को पद्मा नाम दिया गया है। पद्मा का पूरा नाम है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। ठीक है, ये है, इसका मतलब होता है आपका अदायगी या भुगतान वितरण। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो ये है पद्मा का फुल फॉर्म। तो इस पद्मा का फुल फॉर्म आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी पीसीएस में क्या होता है कि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। पीसीएस की बात तो छोड़िए, यूपीएससी इंटरव्यू में भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि भूर सिंह मीना सर से उसका पूछा गया था, आयुष का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, आयुष, इसका मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है। ठीक है, ए से मतलब था आयुर्वेद, वाई से था योग, यू से था यूनानी, एस से था सिद्धा और एच से था आपका होम्योपैथी। तो ये पूछा गया था सर से, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कब कहाँ ये काम आ जाए। ठीक है, पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में, तो ध्यान देंगे भीमावरम कहाँ है, लोकेशन आपसे पूछ लेता है। जैसे पिछली बार मांडी पूछा था कि मांडी कहाँ है, मांडी उत्तर प्रदेश में था। मांडा पूछता तो मांडा आपका होता जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये है कि भीमावरम ये कहाँ पर है भीमावरम, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि आंध्र प्रदेश के भीमाराव में जो अल्लूरी सीताराम राजू के प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो किससे निर्मित है, तो वो कांस्य से निर्मित है। ठीक है, ध्यान देंगे कांस्य से है, सोने से नहीं है। यहाँ पर कर देगा सोना, लोहा, तांबा कुछ भी, तो ध्यान देंगे ये कांस्य से निर्मित है। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू ने जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्ष 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सीताराम राजू के वीरतापूर्ण कारनामों के लिए स्थानीय ग्रामीण उन्हें मन्यम वीरुडू, जंगल का नायक, उपनाम से पुकारते हैं। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, और मन्यम वीरुडू यानी जंगल के नायक के उपनाम से किसे पुकारते थे, तो ये पुकारते थे सीताराम राजू के। ठीक है, अगला है सुरक्षा मंथन 2022। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने राजस्थान के जोधपुर जिले में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान के जोधपुर जिले में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन संबंधी सामंजस्य और रसद से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। तो ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ज़रूरी है कि सुरक्षा मंथन का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो राजस्थान के जोधपुर में। और किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा ये किया गया है। पहला, एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे, जिसे हरियाणा वाले क्षेत्र में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, उसे भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, बस एक बार इसको नज़र से निकाल लीजिएगा। फिर है आपका अशोक स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। तो ये आप सभी को पता है और इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा है, क्योंकि इनका जो विवाद का कारण है वो ये है कि जो अशोक का जो वो है चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें जो शेर को दिखाया गया है वो इतना खूंखार नहीं दिखाया गया है। और इसमें ये लेकर के विवाद किया जा रहा है कि इसमें जो शेर का मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा मुंह खोला हुआ है और भयानक दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इस पर विवाद है।
ऐसा कहा जा रहा है कि जो अशोक का स्तंभ था उसके मूल संरचना में परिवर्तन किया गया है। तो यही सब विवाद के कारण है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है, तो ये भी ध्यान देंगे, ये किससे बना है, कांस्य से बना है। और अभी हमने कांस्य से किसका प्रतिमा देखा था, तो अल्लूरी सीताराम राजू का, जिसका कुल वजन कितना है, तो 9500 किलोग्राम तथा ऊंचाई, ये ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, 6.5 मीटर है, ये 6.5 मीटर। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है एवं प्रतीक सहारे के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया। वर्ष 2020 में नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट को 991 करोड़ रुपए मिला था। यानी ये जो नए संसद भवन बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो किसको मिला था, तो सेंट्रल विस्टा था रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको मिला था। प्रसार भारती 11 जुलाई 2022 को सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा के प्रसार भारती के एक नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो ध्यान देंगे, ये जो पहले प्रसार भारती का प्रतीक चिन्ह था उसमें परिवर्तन करके नया बना दिया गया है। तो इस नए में क्या खास है, तो नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बीच में भारत का नक्शा बना दिया गया है, ठीक है। और इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र, इसमें जो रंग है इसका वो है नीला, जो कि आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा, तो ये सब तो कॉमन सेंस है कि इसका मतलब यही होगा। प्रसार भारती का एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। तो ध्यान देंगे, प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक है ना कि संवैधानिक, तो ये भी ध्यान देंगे, ये वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, और जो वर्तमान में चेयरमैन है वो हैं श्री गौरव त्रिवेदी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक बार देख लीजिए। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन पंचकूला में किया है। तो ध्यान देंगे, इतना ही बस, किसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया हरियाणा के पंचकूला में, बस। I2U2 समूह, ये इंपॉर्टेंट है और इसको सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से, जो इस बार का मेंस का जो पेपर था यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब सर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बता दिया गया है। और इसके साथ साथ ही इसको जो विज़न का मंथली मैगजीन है, ठीक है, विज़न का जो मंथली मैगजीन है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ा दिया गया। इसकी चुनौती क्या है, इसकी ये किस प्रकार काम करेगा, इसके लाभ क्या है, ठीक है, आगे हम और क्या सुझाव दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको अच्छे से बता दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा एक बार रिविज़न हो जाएगा। 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो ध्यान देंगे, I2U2 में कौन शामिल है, I2 यानी आपका इंडिया और इजराइल, और U2 यानी UAE और USA। तो ध्यान देंगे, I2 इंडिया और इजराइल, ठीक है, इजराइल ये है, और इसका है UAE और USA। ये ध्यान में रखेंगे कौन कौन से शामिल हैं। यहाँ पर UK कर देगा, UAE USA है ना, तो UK कर देगा। तो ध्यान देंगे, UK नहीं है, UAE है और USA है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री यार लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। तो ध्यान देंगे, ये अब्राहम समझौते के बाद किया गया है, पहले नहीं। आपका दे देगा पहले, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तथा वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। तो ध्यान देंगे, इसको क्या कहा जाता था, तो वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है इसको, ठीक है। अब है गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। तो किसको मंजूरी दिया गया है, तो गुजरात के वडोदरा में स्थित जो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान था
को केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको क्या किया गया है कि ये मंजूरी दी गई है कि अब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया और इसे डिम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वर्तमान में डिम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय को, जिसका पूर्व नाम था राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। ठीक है, बाकी आप ये नीचे छोड़ सकते हैं। अब है क्रोएशिया और यूरोजोन। यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से क्रोएशिया के यूरोजोन में प्रवेश को मंजूरी दे दी है, जिससे बाल्कन राष्ट्र के लिए 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। केरल इंटरनेट सेवा। केरल भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। और केरल का ही कोल्लम जिला क्या बना है, प्रथम संवैधानिक साक्षर बना है केरल का कोल्लम जिला, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड राज्य में प्रत्येक नागरिक की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लाइसेंस मिलने के बाद भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए परियोजना के तहत काम का शुरू किया जा सकता है। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड को @.India से ISP लाइसेंस मिला है, जिसके बाद यह, तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसको क्या लाइसेंस मिला क्या नहीं मिला है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि केरल भारत का एकमात्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। ठीक है, अगला है भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर है पहला और बात की जा रही है डिजिटल लोक अदालत की, जिसमें डिजिटल भी है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं इसको। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश UU ललित ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। तो अब इतनी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में किया गया है। और बहुत पूछ लेगा कि राजस्थान में भी कहाँ, तो राजस्थान की ये राजधानी है जयपुर, यहाँ पर किया गया है। अब है नामसाई घोषणा। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्वेश्चन UPPCS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से जो सीमा विवाद से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो UPSC पूछ लेता है। अगर आप 2022 के पेपर को उठा करके देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ सीमा विवाद वाला क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, बस इतना पता है कि सीमा विवाद वाला ही क्वेश्चन था, तो उसे भी एक बार आप देख लेंगे। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान देंगे कि नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 2 स्टेट कौन कौन से हैं, तो एक है असम और एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच इस मुद्दे पर तीसरे दौर की बैठकों के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। तो नामसाई घोषणा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ही एक जगह है नामसाई और यहीं पर इस घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है नामसाई। तो नामसाई कहाँ पर है, तो नामसाई है आपका अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, लेकिन वर्षों से एक राज्य के निवासियों द्वारा दूसरे की भूमि का अतिक्रमण करने के आरोपों ने विवाद और हिंसा को जन्म दिया। तो आज भी आप गांव में देखेंगे, मेड़ तो आप लोग समझते ही होंगे ना, पगडंडी। तो ऐसे क्या होता है कि जब वो पगडंडी होती है ना बीच की, तो इधर वाला अपना, जैसे ये मान लीजिए कि पगडंडी है, ठीक है, ये पगडंडी है आपका और ये खेत है आपका, ये मान लीजिए खेत है, ये ए का खेत है और ये बी का खेत है और ये पगडंडी है। तो ए अपना इधर से काट के मिलाएगा और बी अपना इधर से, ए अपना इधर से काट के मिलाएगा, बी अपना इधर से काट के मिलाएगा। बीच में क्या होता है कि ये बहुत कम बच जाता है और इसको भी लेकर के दोनों में झगड़ा होता रहता है। आए दिन थाने में ये रिपोर्ट पहुंचती रहती है कि आज यहाँ मार हुआ, उसका सर फटा, उसका पैर टूटा, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसे ही है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा था असम और अरुणाचल प्रदेश का, तो ये लोग अपने अतिक्रमण मतलब कर रहे थे एक दूसरे की भूमि का,
तो उसी को लेकर के ये विवाद है। इस मुद्दे पर वर्ष 1989 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लंबित है। तो छोड़िए कब क्या मुकदमा है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 123 में से 28 गांव राज्य के साथ रहेंगे। ये भी कोई कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये सब आप छोड़ सकते हैं। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि नामसाई घोषणा किसके बीच में किया गया है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश में। 11वीं कृषि संगणना, तो 28 जुलाई 2022 को भारत में 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तो ध्यान देंगे ये कौन से नंबर की संगणना थी, तो ये थी 11वें नंबर की संगणना। इस संगणना में भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए संगणना हेतु प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों से संबंधित पुस्तिका विमोचन। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये कौन से नंबर की संगणना है, तो ये 11वें नंबर की संगणना है। बाकी आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। अब है विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आ गया पहला और ये बात की जा रही है विश्व की। तो न्यूजीलैंड संसद में सरकार ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। तो कहाँ पर किया गया है पहला तंबाकू निरोधी बिल, तो ये किया गया है न्यूजीलैंड की संसद में। इसमें तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक की फ्री जनरेशन बनाने की बात कही गई है। इसका जो ज़रूरत है इंडिया में भी काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरत है इंडिया में भी, इसका ये नियम होना चाहिए इंडिया में भी। यह बिल वर्ष 2023 तक लागू हो सकता है एवं विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो अच्छी बात है, विपक्ष भी समर्थन करेगा क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ख़राब चीज़ें की जा रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर इसको लेकर के भाई एक नियम बने जिसको लोग फॉलो करें। राज्य सेमीकंडक्टर नीति, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके साथ यह नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए पहला आ गया और बात की जा रही है पूरे देश में ये पहला राज्य बना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस राज्य सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है आपका गुजरात। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। इस नीति के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। गुजरात राज्य में स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहित देने की प्रतिबद्धता के साथ इस नीति का घोषणा की गई है। तो छोड़ दीजिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। ब्राज़ील में भारतीय तिरंगा, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राज़ील में भारतीय तिरंगा फहराया गया। तो ध्यान देंगे कहाँ पर फहराया गया है, तो ब्राज़ील में फहराया गया है। इसके लिए भारतीय नौसेना के INS तरकस ने बड़ी तैयारी की है। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तरकस ने भूमध्य सागरीय तैनाती पूरी कर ली है और अब उन्हें लंबी दूरी की यात्रा पर अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया गया है और 26 जुलाई को अटलांटिक में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर फहराया गया है, तो ये फहराया गया है ब्राज़ील में भारतीय झंडा। बस भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। तो ये भी खास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी आप ये सब छोड़ सकते हैं। 5140 कारगिल सेक्टर गन हिल, 30 जुलाई 2022 को द्रास में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। तो ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गन हिल कर दिया गया है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्दी समाप्त करने के पॉइंट 5140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी घातक और सटीक मारक क्षमता से दुश्मन सैनिकों को, तो सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब जो है ये जो पॉइंट 5140 कारगिल युद्ध का जो सेक्टर था, अब उसको गन हिल के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल यानी लद्दाख में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई का अंत करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। तो ऑपरेशन विजय
किससे संबंधित है? तो ये है कारगिल युद्ध से संबंधित। पॉइंट्स 5140 पर कब्जा करने की प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल कैप्टन विक्रम बत्रा की लोकप्रिय लाइन ये दिल मांगे मोर कहते हुए कमांड पोस्टों को सूचित किया था। और ये मूवी भी इस पर बनी हुई है, शेरशाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। तो ये मूवी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। भारत में स्ट्रीट व्यू सर्विस। गूगल मैप्स ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ध्यान रखिएगा कि कितने शहरों में किया गया है, क्या पता पूछ ही ले। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो बीपीएससी पूछता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, यूपीएससी भी पूछ सकता है, यूपीपीएससी भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे 10 शहरों में किया गया है। गूगल ने वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के साथ सहयोग करने की घोषणा की। जाहिर सी बात है, जब बात की जा रही है प्रदूषण की, वायु की गुणवत्ता की, तो किसके साथ किए करेगा? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के साथ ही करेगा। बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। अब सीधा ये यहाँ पर पिंगली बकैया, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। जो पहला झंडा था भारत का तिरंगा, सबसे पहले डिज़ाइन इन्होंने ही किया था। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली बकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। तिरंगा उत्सव के समापन पर पिंगली बकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। प्रारंभ में बकैया ने ध्वज में लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था और क्रमशः हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी इन्होंने क्या सोच करके झंडे का कलर जो है लाल और हरा किया था कि ये हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सोचकर उन्होंने किया था। इसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो पिंगली बकैया हैं, इनकी जो 146वीं जयंती है, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब आते हैं पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 7 नए जिलों का नाम सुंदरवन, इछेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और एक अन्य जिले का नाम बसीरहाट रखा गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में 7 और नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, बाकी ये जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, ये भी हो सकता है कि ये पूछ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन से हैं। ई टैक्सी केरल सवारी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। तो ध्यान देंगे, पहली है। तो ये जो पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। केरल सरकार सितंबर 2022 में ई टैक्सी सर्विस शुरू की है। इस ई टैक्सी सर्विस का नाम केरल सवारी है। तो ध्यान देंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है केरल सवारी। इस पहल से सरकार श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। केरल सवारी में तय दर के अतिरिक्त 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। तो छोड़ दीजिए, इतना ध्यान रखिएगा कि इसका शुरुआत कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है केरल में। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा काफ़ी चर्चा में रहा था। ये भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंचे थे और चीन ने काफ़ी जो है कि धमकी भी दिया था कि आग वाग से ऐसे लेकर के बोला था कि खेलते नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या, जल जाते हैं, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट दिया था। लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोसी जो थी वो डरी नहीं थी, उन्होंने ताइवान की यात्रा पूरी की थी। तो कह रहा है कि 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंची थी। इस यात्रा से पहले चीन ने चेतावनी दी थी कि यदि पेलोसी ताइवान की यात्रा की तो उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, चीन ने इस तरह के उच्च स्तरीय यात्रा को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। चीन की सेना ने 4 अगस्त से 7 अगस्त तक, ये सब छोड़ दे, ध्यान रखिएगा कि दे देगा आपका व्यक्तियों का नाम, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में ताइवान की यात्रा पूरी की है। तो वो थी नैन्सी पेलोसी। बस, हालांकि इतनी बहादुरी पूर्वक काम की हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन इनका बन जाए। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी। सऊदी अरब में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है जिसका नाम द लाइन होगा। तो ध्यान देंगे, सऊदी अरब में ये बन रहा है, सऊदी अरब में, ना कि यूएई में। हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा युक्त इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, बस ये इतना ध्यान देंगे कि इसका जो है ये कहाँ पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सऊदी अरब में और इसका नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया है द लाइन। बस, बाकी आप यहाँ पर ये सब छोड़ सकते हैं। अब है संस्कृत ग्राम। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है।
तो कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। कर्नाटक में एक गांव है जहां सिर्फ संस्कृत भाषा बोली जाती है। चयनित गांव में संस्कृत शिक्षक भेजेंगे। अच्छा देखिए, कर्नाटक में एक ऐसा गांव है जहां पर केवल संस्कृत ही बोली जाती है। ठीक है। कर्नाटक का यहाँ पर नाम, गांव का नाम नहीं दिया गया। गांव का नाम है मत्तूर, ध्यान देंगे, गांव का नाम है मत्तूर। इतना मुझसे बनता नहीं है डबल वाला, मत्तूर है। ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो संस्कृत भाषा, जो संस्कृत जो है ये भाषा, ये भारत की 6 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत में की गई है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है हिमालयी मसाला उद्यान। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो हिमालयी मसाला उद्यान है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। और कहाँ पर, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। यह उद्यान जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस उद्यान को किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से। ठीक है। बाकी आप ये सब छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम के 100% लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में आतिथ्य उद्योग में 2 लाख, ये सब छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू की जा चुकी है। तो एकमात्र उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड प्राइमरी एजुकेशन में NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये भी ध्यान देंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में NEP लागू करने वाला राज्य भी कौन बना है, तो वो बना है उत्तराखंड ही। और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि NEP 2020 में 10+2 के स्थान पर अब क्या गया है, तो 5334 फार्मूले को अपनाया गया है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, आपका 533 है तो 52 कर देगा, या यहाँ पर 2 कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो ध्यान रखेंगे 2 है ही नहीं इसमें, 5334 है। अगला है 75वां राष्ट्रीय स्थल पदांग। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। तो ध्यान देंगे ये जो पदांग है ये कहाँ पर है, तो ये सिंगापुर में है। और ये किससे संबंधित है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ ये स्थल है। और इसको 75वां स्थल घोषित किया गया है। तो आपको पता ही है 75 क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जुलाई 1943 में पदांग से नेताजी ने जुलाई 1943 में पदांग से नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। अब है 2G इथेनॉल संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बात की जा रही है 2G की। ठीक है। ऊपर हमने देखा था, पूर्णिया में भी देखा था, उसमें अनाज वनाज मिला करके उसका उद्घाटन किया जाएगा, वो भी इथेनॉल संयंत्र ही था। और यहाँ पर 2G लगा दिया है। तो 2G में आप ध्यान देंगे कि हरियाणा के पानीपत में ये दूसरी पीढ़ी का जो है एथेनॉल संयंत्र है, इसका लोकार्पण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चूँकि इन्होंने इसका लोकार्पण किया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह संयंत्र भारत में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम एवं कुशल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। इस परियोजना में कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों के तहत लगभग 2 लाख टन पराली से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। तो अब बताइए, कचरे से कंचन, अब इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं? इसका यूज अगर आपसे आ जाए जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, इसका यूज आ जाए अगर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। इसका आ जाए ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से।
तो आप इन सारे क्वेश्चनों में इस एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ कि फैक्ट को आप फैक्ट की तरह मत पढ़िए, फैक्ट को आप ऐसे पढ़िए कि इसका यूज आप कहाँ ले सकते हैं। और यही जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ना, अगर आप डालते हैं तो एग्जामिनर खुश जाता है और आपका जो 1 नंबर या कह सकते हैं आधा नंबर आपका ऐसे ही बढ़ जाता है। तो इसका ध्यान में रखेंगे। तो ये 3-4 जगह आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे भी हम देखेंगे कि प्लास्टिक से केरल में एक सड़क बनाई गई है, तो उसका भी हम देखेंगे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है, या फिर कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, भूमि की उर्वरा बनाए से संबंधित चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें आप आराम से इसको आप डाल सकते हैं। और उस जो जब भी हम जो देखेंगे उस योजना का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, केरल में ही चलाया जा रहा है कि समुद्री जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने के साथ साथ क्या करते हैं कि समुद्र में जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं। और ऐसे ही इकट्ठा करते करते कई मतलब टन जो है प्लास्टिक को इकट्ठा करके उससे सड़क बनाया गया है। तो उसको भी हम देखेंगे। तो काफ़ी बढ़िया केस स्टडी है वो भी, तो उसे भी हम देखेंगे। और केस स्टडी के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी वो है। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, ये छोड़ दीजिएगा नीचे, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राज्य जनसंख्या आयोग। मणिपुर विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने वाला राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है। तो ध्यान देंगे, मणिपुर विधानसभा ने क्या किया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है। मणिपुर की जनसंख्या में वर्ष 1991 से वर्ष 2011 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो गैर भारतीयों विशेष रूप से म्यांमार के कुकी चीन समुदाय हैं। कुकी चीन समूह के अलावा एनआरसी समर्थक समूहों ने बांग्लादेशियों और म्यांमार के मुसलमानों की पहचान की है, जिसमें जिरीबाम के निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राज्य जनसंख्या आयोग का जो लागू करने का संकल्प लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है मणिपुर विधानसभा के द्वारा। बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ऑब्रेडोर ने वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके मध्य ये हो रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? तो आंद्रे मैनुएल लोपेज हैं। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। ये भी आपसे पूछ लेगा। और ये पूछ सकता है कि ये जो वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है, इसका प्रस्ताव कहाँ पर सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है संयुक्त राष्ट्र को। ठीक है, बस इतना ही आपसे पूछेगा, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। बाकी उद्देश्य वगैरह तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई जब आयोग है तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो क्या है? तो 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करने के साथ विश्व की सरकारों को अपने नागरिकों, विशेषकर युद्ध का सामना कर रहे लोगों को राहत पहुँचाने में मदद मिलेगी। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा आप इसको नज़र से निकाल लीजिएगा। अब है युवा संवाद इंडिया @2047। तो ये 2047 है। और अभी हमने ऊपर क्या देखा, गन हिल नाम रखा गया है। तो उसका क्या था? तो वो था 5140 5140 और ये है 2047। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया है। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि युवा संवाद इंडिया @2047 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। बाकी आप ये सब छोड़ सकते हैं। अब है स्कॉटलैंड में फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ध्यान देंगे कौन बना है? तो स्कॉटलैंड बना है। संसद में पीरियड प्रोडक्ट्स बिल के तहत स्थानीय प्रशासन को पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। 2 वर्ष पहले स्कॉटलैंड ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त मुहैया कराने की शुरुआत की। विधेयक स्कॉटिश संसद
सदस्य मोनिका लेनन द्वारा पेश किया गया। तो बस छोड़ दीजिए, इसे बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट है ये कहाँ पर किसके द्वारा कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, वो भी फ्री में। तो ये है स्कॉटलैंड। बस बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। अब है गोल्डन जॉइंट्स। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। इसको कहेंगे गोल्डन जॉइंट्स। तो ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे पुल के संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने से संबंधित है ये। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा। ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर किया जा रहा है गोल्डन जॉइंट्स और ये क्या है। तो जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊंचा पुल है उसको 2 सिरों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। बस ठीक है। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये हाईलाइट कर देती हूँ मैं, एक तो ये, और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि चिनाब नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो ये है आपका सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। ठीक है। और चिनाब नदी को वेदों में क्या कहते थे? चिनाब नदी को वेदों में कहते थे अस्किनी और राबी को कहते थे परुष्णी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ब्यास को कहते थे बिपाशा। ये सारे नदियों का नाम है, एक बार नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ लेता है आपसे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा अब ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू की गई है। कोलकाता में किया गया है। यह मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे एक स्ट्रेच के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है। जिसकी शुरुआत की गई है कोलकाता में। सेला लाइन वाटर लालटेन रोशनी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेला लाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है। तो ये सेला लाइन जो रोशनी लालटेन रोशनी है ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये जो तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका के मतलब एक तरीके से ये इसी को लेकर के वो लोग अन्वेषण करेंगे, भ्रमण करेंगे, बस उससे संबंधित है ये। ठीक है। डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान। डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। तो ध्यान देंगे, इतना बस ध्यान रखिएगा किसको सौंपा किसको नहीं सौंपा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपसे पूछ लेगा कि डोर्नियर 228 क्या है। तो ये एक विमान है, समुद्री विमान है। बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे, किसको सौंपा है किसको नहीं सौंपा ये इतना आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। श्रीलंका। वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण उनकी 350वीं जयंती पर किया है। तो वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर इनके जो प्रतिमा का अनावरण है वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला जिला है, तो ये हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही, जब हम कोल्लम जिले को देख रहे थे तो वहीं पर हम लोगों ने देख लिया है। तो बस ये यहीं पर इतना याद रखिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ई डबल डेकर वातानुकूलित बस, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी आप ये छोड़ सकते हैं। फिर है भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को भारतीय नागरिकों द्वारा यह दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1947 में भारत को इसी दिन ब्रिटिश राज से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस वर्ष 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण कर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो ये सब छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम लोग काफ़ी देख चुके हैं 73वें के इसके 2023 के बारे में, तो ये सब आप छोड़ सकते हैं, पहले का है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट पॉलिटी से हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? तो वो करती है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। और मैकमोहन किसको करती है? तो चीन को भारत से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, ये सब छोड़ दीजिए।
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन, तो जनगण मन की रचना किसने की थी? तो वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया था। झंडे को कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई को। तो ध्यान देंगे, ये 24 जनवरी है और वो 22 जुलाई था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1931 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली बकाया द्वारा, ये देखिए वही बात आ गई ना जो मैं आपको ऊपर बता रही थी, तो इनके द्वारा डिजाइन किया गया था 1921 में। और ये भारत का जो वर्तमान ध्वज है आधिकारिक तौर पर, ये देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तो ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला तो यही कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी को और 1950 को। फिर राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण का डिज़ाइन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1921 में। दूसरा, जो वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसको वर्तमान में हम फहराते हैं, जो इसका डिज़ाइन है, तो इसको आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जनवरी है, यहाँ पर जुलाई है, ठीक है। और फहराया कब गया था? अपनाने को तो अपना लिया इन्होंने 22 जुलाई को, लेकिन फहराया कब? तो फहराया 15 अगस्त को। तो इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटेबन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन द्वितीय विश्व युद्ध के जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया था। भारत के साथ साथ अन्य देश 15 अगस्त पर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये बहरीन, उत्तर कोरिया से छोड़ दीजिए, ये आपके लिए इसमें से पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एक रेड क्लिफ लाइन, बस। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हरियाणा और पंजाब की सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है। तो ऐसे नाम पूछ ही लिए जाते हैं कि किसके नाम पर कौन सा रखा गया। जैसे कि बीपीएससी में भी पूछा गया था, स्वराज द्वीप का वो पूछा गया था नाम, ऐसे कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब की सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय, जो इतना बस ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। केंद्र ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम को लेकर दोनों राज्यों को सहमति बनाने को कहा था। नए टर्मिनल का उद्घाटन 11 सितंबर, ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। भारत और मिस्र के राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ। तो मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंध की 75वीं, ये सब छोड़ दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे पंजाब के मोहाली में बनाया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन की। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये राष्ट्र को समर्पित है। और इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर ये बनाया गया है? तो पंजाब के मोहाली में, पंजाब के मोहाली में। और इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पुणे में। तो दोनों ध्यान रखेंगे, जब आपसे इंद्रायणी मेडिसिटी की बात करें तो वो बनाया गया है पुणे में, और यदि आपसे बात करें कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पर बनाया गया है तो ये बनाया गया है पंजाब के मोहाली में। हाईलाइट कर देती हूँ इसको मैं। अब है कागज मिल नेपाल लिमिटेड। 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया है, जिसे 7 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है। तो कागज मिल नेपाल लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ पर पुनः किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। तो ध्यान देंगे कि बुरहानपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। पहले मिल की उद्घाटन क्षमता 88,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, जिसे अब बढ़ा करके, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब इसे पुणे कहाँ पर शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, बस। कुशिनारा नदी समझौता, ये क्या है? 25 अगस्त 2022 को भारत और बांग्लादेश ने कुशिनारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। तो ध्यान देंगे ये कुशिनारा नदी जल समझौता है, किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में
तो दोनों देशों के जो जल संसाधन मंत्री थे, इनके नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया, ताकि साझा सीमावर्ती नदियों पर पारस्परिक हित के मुद्दों को हल किया जा सके। कुशिनारा नदी बांग्लादेश और असम के बीच एक वितरिका नदी है। तो ध्यान देंगे कि कुशिनारा नदी कहाँ पर, किसके किसके बीच में वितरिका नदी है, तो यह है बांग्लादेश और असम के बीच में। ठीक है, वितरिका का मतलब होता है कि नदी की जो मुख्य धारा है उससे कुछ जल जो है दूसरे जगह पर बहना। ठीक है, तो वितरिका का मतलब यही होता है बंटवारा। तो ये जो जल है ये कहाँ कहाँ बहता है, तो बांग्लादेश और असम के बीच में। ठीक है, इसलिए इसको लेकर के विवाद था। ठीक है, बंटवारा। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यह बराक नदी की एक शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है। जब बराक कुशियारा और सुरमा से अलग हो जाती है तो अच्छा, ये कह रहा है कि ये भारत और बांग्लादेश की सीमा कब बनाती है, तो ये जब बनाती है जब बराक कुशियारा और सुरमा से अलग हो जाती है, जब जाके ये भारत की सीमा बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, तो अभी तक यहीं रहने देते हैं, बाकी देखेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।